आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 रसायन विज्ञान भाग 2 के 10वें पाठ हेलो एल्केन हेलो एरीन के भाग 3 को देखेंगे। भाग 2 तक हमने ये जाना कि हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या हैं, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया, किस तरह से उनका नामकरण किया गया, CX बंध की प्रकृति कैसी है, उनके विरचन की विभिन्न विधियां देखी, भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया और रासायनिक गुणों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के बारे में देखा। उन प्रतिस्थापनों के बाद आज की कक्षा में हम उन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि जानेंगे। क्रियाविधि अभिक्रिया दो विभिन्न क्रियाविधियों द्वारा संपन्न होती है। ये हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं, जो कि SN1 और SN2 दो प्रकार की क्रियाविधि द्वारा संपन्न हो सकेंगी। क्रियाविधि का मतलब होता है कोई रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है, किसी रिएक्शन में किस तरह से पहले कोई मध्यवर्ती स्पीशीज़ बनती है या कोई संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, उसके बाद किस तरह से वो उत्पाद में परिवर्तित होती है। तो स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शन होती है उसको हम क्रियाविधि कहते हैं। तो इस तरह से पहले देखते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर मैथिल क्लोराइड तथा हाइड्रोक्साइड आयन की अभिक्रिया, जिसमें हमें मेथनॉल और क्लोराइड आयन प्राप्त हो रहा है। ये रिएक्शन द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इस तरह से होगा। ये OH नेगेटिव नाभिक स्नेही इस मेथिल क्लोराइड पर अटैक करेगा। कैसे? हम जानते हैं कार्बन क्लोरीन बंध ध्रुवित होने के बाद Cl पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो नाभिक स्नेही कहाँ आक्रमण करता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो, धनावेश हो। तो इस तरह से OH नेगेटिव नाभिक स्नेही कार्बन पर अटैक करेगा। ये OH नेगेटिव यहाँ कार्बन पर पीछे की तरफ से आक्रमण कर रहा है और ये हमें संक्रमण अवस्था प्राप्त हो रही है, जहाँ पर बॉन्ड का टूटना कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटने के क्रम में है और नाभिक स्नेही OH के साथ बंध बनने के क्रम में है। और उसके बाद इस संक्रमण अवस्था से हमें ये उत्पाद मिल रहा है। उत्पाद में ये Cl नेगेटिव निकल गया अविशिष्ट समूह के रूप में, लिविंग ग्रुप के रूप में, और OH नाभिक स्नेही कार्बन पर जुड़ गया है ना। देखने में हमें लग रहा है रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट इमेजिनरी है, ये स्थायी भी नहीं होगा क्योंकि कार्बन पर 5 बंध दिख रहे हैं, अस्थायी है। ट्रांजिशन स्टेट उच्चतम ऊर्जा वाला क्षेत्र होता है, इसलिए बहुत कम स्थायी है और इसे हम एक स्टेप में बनना मानते हैं, क्योंकि इसे हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते ट्रांजिशन स्टेट को, ना ही इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इमेजिनरी स्टेट है जहां बॉन्ड का ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही हैं और हमें प्रोडक्ट इस तरह से मिल गया। इस रिएक्शन में जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो आप देख रहे हैं ये सॉलिड वेज है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये जो बॉन्ड है, इस पे जुड़ा हुआ जो परमाणु है, वो पेपर से बाहर की तरफ निकलता हुआ, प्लेन से बाहर निकलता हुआ बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है डॉटेड लाइन से, इसका मतलब ये प्लेन से नीचे जाता हुआ बॉन्ड है, पेपर के पीछे की तरफ का बॉन्ड है। और जो ये नॉर्मल लाइन से हमने बॉन्ड दिखाए हैं इस H और Cl का, ये पेपर के तल में है ना, प्लेन में है। ये जिस प्लेन में हम अध्ययन कर रहे हैं उस प्लेन में H और Cl है, उससे बाहर निकलता हुआ ये वाला H है जो कि सॉलिड वेज से दिखाया जाता है, और जो डॉटेड लाइन पे दिखाया ये पीछे की तरफ है। तो इस तरह से हमने देखा नाभिक स्नेही OH ने Cl को प्रतिस्थापित करके एक सिंगल स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा हमें अल्कोहल प्रोडक्ट दे दिया है और साथ में लिविंग ग्रुप Cl नेगेटिव निकल गया है। यह द्वितीय बल गति का अनुसरण करती है ना, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। कैसे पता लगता है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है? जैसे यहाँ दो रिएक्टेंट हैं, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और मिथाइल क्लोराइड एल्काइल हैलाइड, और ये स्लो स्टेप होता है और उससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। हम क्या करेंगे, पहले हमने न्यूक्लियोफाइल को भी 1 मोल लिया और मिथाइल क्लोराइड को भी 1 मोल लिया और रिएक्शन की रेट के बारे में देखा है ना। उसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल को डबल करके कंसंट्रेशन लेते हैं और एल्काइल हैलाइड को वही 1 मोल रहने देते हैं। इसको हमने चेंज नहीं किया, केवल नाभिक स्नेही को जब हमने परिवर्तित किया 1 से 2 मोल कर दिया और रिएक्शन की रेट के बारे में अध्ययन किया तो देखा कि न्यूक्लियोफाइल को डबल करने से रिएक्शन की रेट डबल हो गई। यानी कि रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड कर रही है? न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह से हम तीसरी बार जब एक्सपेरिमेंट करेंगे
तो न्यूक्लियोफाइल को तो 1 मोल ही रहने देंगे और एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे। जब एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तब भी हमने पाया कि रिएक्शन की रेट डबल हो रही है। इसका मतलब रिएक्शन की रेट नाभिक स्नेही पर निर्भर करती है और एल्काइल हैलाइड पर भी निर्भर कर रही है। तो इस तरह से दो क्रिया कारकों पे निर्भर करने के कारण यह द्वितीय कोटि बलगति सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। स्लो स्टेप से पहले जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पर रेट निर्भर करती है और जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह से हम निकालते हैं कि रिएक्शन की रेट किन स्पीसीज पे डिपेंड कर रही है। तो दोनों पे डिपेंड करने के कारण ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, अर्थात अभिक्रिया का वेग दोनों अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इस तरह से SN2 में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN2 में आक्रमणकारी नाभिक रागी कार्बन हैलाइड आबंध तोड़ता है, एक नया कार्बन OH आबंध बनता है। यहाँ देख रहे हैं इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि कार्बन साइट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। Cl पे आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आता है और इसमें बॉन्ड का बनना और ये वाले बॉन्ड का टूटना, यानी कि कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड का टूटना और कार्बन और OH के बॉन्ड का बनना, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न हो रही हैं। तो कोई मध्यवर्ती नहीं बन रहा, ये एक संक्रमण अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट है जहां बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली और हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो इसे हम आइसोलेट भी नहीं कर पाते, ना ही इसके बारे में स्टडी कर पाते, ये इमेजिनरी है। इस तरह से रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन कहलाती है। विन्यास का प्रतिपन, विन्यास किसे कहते हैं? किसी भी कार्बन के चारों तरफ जो हमने एटम्स या ग्रुप्स का ओरिएंटेशन देखा उसको विन्यास कहा जाता है। किस तरह से वो त्रिविम में विन्यासित हैं, जैसे हमने बताया एक फ्रंट प्रोजेक्टिंग बॉन्ड है, एक बैक प्रोजेक्टिंग बॉन्ड है और दो बॉन्ड प्लेन में हैं, वो किस तरह से वो विन्यास है, ओरिएंटेशंस हैं डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स के, उसको मॉलिक्यूल का विन्यास कहा जाता है। तो इस SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन सीखें। आक्रमण के लिए उपलब्ध कार्बन परमाणु का विन्यास प्रतीप हो जाता है। ये जो कार्बन है ना, यहाँ तो क्योंकि हमने अभी आगे हम पढ़ेंगे असम्मित अणुओं के बारे में, यहाँ अभी हमने मेथिल क्लोराइड लिया है ना। इसमें आप देखें जैसे ये तीनों H आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, है ना। और जब नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण कर रहा है और ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद जब प्रोडक्ट आया, ध्यान दीजिए इस प्रोडक्ट में ये जितने भी H हमें लेफ्ट साइड में दिख रहे थे ना, वो सब राइट साइड पे आ गए हैं और नाभिक स्नेही कहाँ जुड़ा? पीछे की तरफ जुड़ गया, जबकि हटने वाला समूह आगे की तरफ से हटा था, लेकिन नाभिक स्नेही आगे नहीं आ रहा, नाभिक स्नेही पीछे की तरफ जुड़ा है और हटने वाला समूह आगे से हट चुका है। तो इस तरह से जैसे तेज बारिश में जब हम छाता लेके जाते हैं और हवा से, आंधी से छतरी उलट जाती है, बिल्कुल उसी तरह से इस क्रियाकारक का विन्यास प्रतीप हो गया, है ना, इन्वर्जन हो गया। यहाँ पे इस इन्वर्जन को वॉल्डन प्रतिपन भी कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। तो इस तरह से ये विन्यास बदल गया है। SN2 अभिक्रिया में इस प्रकार विन्यास का प्रतिपन होता है। संक्रमण अवस्था, इसमें कार्बन परमाणु एक ही समय पर आने वाले नाभिक रागी तथा निकलने वाले अविशिष्ट समूह दोनों के साथ जुड़ा रहता है। यह संरचना अस्थायी होती है तथा इसे पृथक नहीं किया जा सकता। हम किस संरचना की बात कर रहे हैं? हम इस संरचना की बात कर रहे हैं जो कि नाभिक स्नेही के पीछे की ओर आक्रमण करने के बाद बनी है, जहां बंध का टूटना और बनना दोनों हो रहा है। तो इस तरह से संक्रमण अवस्था प्राप्त हो रही है हमें। तो SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था के द्वारा फिर उत्पाद बनता है। इसमें कार्बन परमाणु एक साथ 5 परमाणुओं से आबंधित था, इसलिए ये अस्थायी है और इसे हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते। अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का मतलब होता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। SN2 अभिक्रिया के लिए किस प्रकार का एल्काइल हैलाइड अधिक क्रियाशील होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। हमने जब एल्काइल हैलाइड पढ़ा था तो 3 प्रकार के एल्काइल हैलाइड देखे थे, प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड तथा तृतीयक एल्काइल हैलाइड। इनमें से SN2 अभिक्रिया के लिए कौन अधिक क्रियाशील है? इस अभिक्रिया में कार्बन परमाणु पर अथवा उसके निकट उपस्थित स्थूल समूह नाभिक स्नेही के लिए प्रभावशाली अवरोध, निरोधक प्रभाव, स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप करते हैं।
सामान्य एल्काइल हैलाइडों में मेथिल हैलाइड सबसे अधिक शीघ्रता से अभिक्रिया देता है, क्योंकि इसमें केवल 3 छोटे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। जैसे कि हमने रिएक्शन में देखा, नाभिक स्नेही पीछे की ओर से आक्रमण करता है, तो अगर कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन होते हैं तो हाइड्रोजन तो सबसे छोटा परमाणु है, इसलिए नाभिक स्नेही को पूरा स्पेस मिल जाएगा अटैक करने का। लेकिन अगर H के स्थान पे हम एल्किल समूह लगाते जाएं तो वो बड़े समूह होने के कारण त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होगी। नाभिक स्नेही उस कार्बन तक जिस पर हैलोजन जुड़ा है नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उस पे हमने एल्किल समूहों को लगा दिया। एल्किल समूहों का आकार बड़ा होने के कारण त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होगी और नाभिक स्नेही आक्रमण नहीं कर पाएगा। इसलिए कौन शीघ्रता से अभिक्रिया दे पा रहा है? मेथिल हैलाइड, जहां पर कि कार्बन जिस पर हैलोजन जुड़ा है उस पर केवल 3 छोटे हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं। इसको देखने के लिए देखें, इस चित्र में देखें आप, ये SN2 अभिक्रिया में हमने नाभिक स्नेही को पीछे की ओर से आक्रमण करवाया, और जब ये मेथिल हैलाइड था ना, तो रिएक्शन की जो रेट है वो 30 है ना, क्योंकि यहाँ छोटे परमाणु हैं, नाभिक स्नेही को आराम से स्पेस मिल रही है यहाँ पर अटैक करने की। लेकिन अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एल्काइल समूह, मेथिल समूह लगा दें, तो ये कैसा हैलाइड बनेगा? जिस कार्बन पर हैलोजन है वो एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, ये कहलाता है प्राथमिक हैलाइड, है ना। इस एथिल हैलाइड में अब ये बड़ा समूह आ गया तो नाभिक स्नेही के लिए त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो गई, उतना आसानी से नाभिक स्नेही नहीं आ पाएगा, इसलिए रिएक्शन की रेट कम होके 1 हो गई। अगर हम 2H को प्रतिस्थापित करके मेथिल समूह लगा लें तो ये कैसा बन गया? ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड बन गया। कार्बन जिस पर हैलोजन है वो 2 तरफ कार्बन से जुड़ा है। अब बड़े बड़े समूह के कारण त्रिविमीय बाधा हो गई तो और भी मुश्किल से नाभिक नहीं आ पाएगा इस कार्बन तक, तो इसलिए यहाँ रेट 0.02 हो गई है। और यदि हम तृतीयक एल्किल हैलाइड की बात करें, जहाँ हमने तीनों ही मेथिल समूह लगा दिए हैं, अब तीनों बड़े बड़े समूह होने के कारण नाभिक स्नेही का आना बहुत मुश्किल है, इसलिए SN2 अभिक्रिया के लिए तृतीयक हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होंगे। तो अगर हम अभिक्रियाशीलता की क्रम देखें तो प्राथमिक हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं SN2 अभिक्रिया के लिए, उससे कम द्वितीयक हैलाइड और सबसे कम तृतीयक हैलाइड। अब हम देखते हैं एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 अभिक्रियाएं सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों जैसे जल, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि में संपन्न होती हैं। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड तथा हाइड्रोक्साइड के मध्य अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल देती है। ये रिएक्शन देखें, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो कि टर्शरी हैलाइड है, तृतीयक हैलाइड है, इसकी नाभिक स्नेही OH नेगेटिव के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये Br हटकर OH प्राप्त हो गया, यानी कि अल्कोहल मिल गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 प्लस Br नेगेटिव। ये जो रिएक्शन है SN1 में 2 पदों में होगी। यहाँ तो हमने एक स्टेप में रिएक्शन दिखा दी, लेकिन जब इसकी क्रियाविधि देखते हैं तो यह 2 पदों में होती है। पहला पद मंद पद है, ये चरण 1 पहला पद मंद पद है, जिसके द्वारा पहले CBr बंध टूटकर इस प्रकार से कार्बोकैटायन मध्यवर्ती स्पीशीज प्राप्त होगी और Br नेगेटिव मिलेगा। यह प्रथम कोटि की बल गति का अनुसरण करती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिक्रियक की सांद्रता पर निर्भर करता है, जो कि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है। हमने इस रिएक्शन में कैसे पता लगाया कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है? इस रिएक्शन में ये हमने एल्काइल हैलाइड टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल लिया है। जैसे हमने SN2 में किया था, इन दोनों के कंसंट्रेशन को पहले हम 1-1 मोल लेते हैं, एल्काइल हैलाइड को भी और नाभिक स्नेही को भी, और रिएक्शन की रेट देखी, है ना। उसके बाद हमने एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को डबल किया और नाभिक स्नेही के कंसंट्रेशन को 1 मोल ही रहने दिया और देखा कि रेट डबल हो गई। इसका मतलब रिएक्शन की रेट एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रही है। और जब तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने एल्काइल हैलाइड को तो 1 मोल ही रहने दिया और ये जो नाभिक स्नेही OH नेगेटिव है इसका कंसंट्रेशन डबल करके लिया, तब देखा कि रिएक्शन की रेट पर कोई प्रभाव नहीं आया। जो पहली बार हमने रिएक्शन का रेट पढ़ा था 1-1 मोल लेने पे, वही रेट OH को डबल करने के बाद भी प्राप्त हो रही है। इससे ये पता लगता है कि रिएक्शन की रेट
नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही। रिएक्शन की रेट केवल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रही है, यानी कि केवल एक स्पीसीज पर निर्भर करने के कारण अभिक्रिया की कोटि एक है और स्लो स्टेप से पहले जो रिएक्टेंट्स होते हैं वही रिएक्शन के ऑर्डर को निर्धारित करते हैं। यहाँ केवल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिक्रियक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है और ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इस तरह से ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया फर्स्ट स्टेप के द्वारा, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पर OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण। अब क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है प्लेनर स्पीसीज है, एक ही तल में तीनों मिथाइल समूह और ये कार्बन एक ही तल में है। अब नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों तरफ से हो सकता है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। रेसमिक मिश्रण मतलब हमें दो तरह के उत्पाद मिल रहे हैं, जिसमें एक बार OH दाईं तरफ और एक बार OH बाईं तरफ जुड़ा हुआ होगा और वो बराबर मात्रा में मिलेंगे। तो इस तरह से हमें रेसमिक मिश्रण मिल रहा है। आगे की स्लाइड में हम जानेंगे रेसमिक मिश्रण क्या होता है। तो इस तरह से ये 2 चरणों में अभिक्रिया हो रही है। 2 चरणों में संपन्न होने वाली यह अभिक्रिया, प्रथम चरण में CBr आबंध जो है उसका धीमा विदलन, स्लो स्टेप, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप हमें कार्बोकेटाइन दे रहा है और Br नेगेटिव दे रहा है, और स्लो स्टेप ही रिएक्शन की रेट को निर्धारित करता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, मारुति बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ बहुत सारे पार्ट्स का बनाना रोज हो रहा है, लेकिन इंजन जो हैं केवल 2 ही बनते हैं पर डे, है ना। और मान लीजिए टायर्स हैं 1000 बन रहे हैं, आगे के ग्लास हैं 500 बन रहे हैं, है ना, लेकिन इंजन केवल 2 ही बन रहे हैं। तो ओवरऑल मारुति का बनना सबसे स्लो स्टेप यानी कि इंजन के बनने के स्टेप पर निर्भर कर रहा है। उसी तरह से रिएक्शन के अंदर भी सबसे स्लोवेस्ट स्टेप, सबसे धीमा पद पूरी अभिक्रिया की गति को निर्धारित करता है। तो इस तरह से चरण 1 यहाँ पर अभिक्रिया की गति को निर्धारित कर रहा है, और इसमें CBr बंध के विदलन से हमें ये कार्बोकेटाइन प्राप्त हो रहा है, कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती के रूप में, और एक ब्रोमाइड आयन मिल गया। द्वितीय चरण में कार्बोकेटाइन पर नाभिक रागी के द्वारा आक्रमण से प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण होती है, और यहाँ OH नेगेटिव जब इस पर अटैक करेगा तो इस तरह से हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने देखा SN1 अभिक्रिया मध्यवर्ती स्पीशीज के द्वारा और 2 पदों में होती है। पहले पद में मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का बनना और दूसरे पद में मध्यवर्ती पर नाभिक स्नेही के आक्रमण से उत्पाद का बनना। चरण 1 सबसे धीमा तथा उत्क्रमणीय होता है। ये स्टेप देख रहे हैं, रिवर्सिबल स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो है इसमें CBr आबंध का विदलन होता है, जिसके लिए ऊर्जा प्रोटिक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक योजन से प्राप्त होती है। इसमें देखें ये जो Br नेगेटिव बना है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए हैं, है ना, तो Br नेगेटिव का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के द्वारा विलायकन होने से ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए ये पद आसानी से संपन्न हो पाता है। फिर कार्बोकेटाइन के ऊपर नाभिक स्नेही के आक्रमण से द्वितीय पद द्वारा अल्कोहल प्राप्त होगा। अभिक्रिया की दर सबसे धीमे चरण पर निर्भर करती है, अतः अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, ना कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर। तो ये प्रथम कोटि की बल गति को फॉलो कर रही है। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, एल्किल हैलाइड से इसका विरचन उतना ही सरल होगा तथा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। अब यहाँ देखें, जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, जितना ज़्यादा ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही ये आसानी से बन पाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, जब भी कोई चार्ज्ड स्पीसीज की स्टेबिलिटी की बात करें, है ना, जैसे ये चार्ज है यहाँ पे प्लस का, और इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, जो भी चीज़ें इस चार्ज के कंसंट्रेशन को कम कर सके, जैसे यहाँ प्लस का चार्ज है और मैथिल समूह के द्वारा प्लस आई प्रभाव लग रहा है ना, 3 मैथिल समूह है तो 3 प्लस आई प्रभाव के द्वारा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घट जाएगी और इस आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो या तो हम प्रेरणी प्रभाव, प्लस आई प्रभाव के द्वारा इस पॉजिटिव आयन की डेंसिटी को कम करके स्टेबिलिटी बढ़ाएं, या कई बार होता है रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे डीलोकलाइज होता है, विस्थानीकृत होता है। तो जितना हम चार्ज के कंसंट्रेशन को कम कर पाएँ
या पूरे मॉलिक्यूल पर फैला पाएँ, उतना ही उस आयन की स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो यहाँ भी बनने वाले कार्बोकेटायन का स्थायित्व यह बताएगा कि कौन सा एल्काइल हैलाइड अधिक क्रियाशील होगा। तो SN1 की क्रियाशीलता जानने के लिए हमें कार्बोकेटायन के स्थायित्व के बारे में पता होना चाहिए। तो टर्शरी जो हैलाइड है, जिसमें 3 मैथिल समूह हैं, इसमें 3 प्लस I प्रभाव है, इसका स्थायित्व सबसे अधिकतम होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए मैथिल की समय जगह एक H होता तो केवल 2 ही प्लस I प्रभाव काम करता, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती। तो इस तरह से सेकेंडरी हैलाइड लेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी बनने वाले कार्बोकेटायन की, और प्राथमिक हैलाइड लेंगे तो केवल एक ही प्लस I प्रभाव लगेगा। वहाँ पर क्या होगा, प्राथमिक में 2 H होंगे और एक ही अल्किल समूह होगा, तो उसमें केवल एक प्लस I प्रभाव लगेगा, तो और भी स्टेबिलिटी कम हो गई। तो यहाँ हम देख रहे हैं तृतीयक हैलाइड से बनने वाले तृतीयक कार्बोकेटायन का स्थायित्व सबसे अधिक है, इसलिए क्रियाशीलता भी तृतीयक हैलाइड की अधिक होगी। एल्किल हैलाइडों में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्थायित्व सर्वाधिक है। SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता के क्रम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। SN2 जो हमने पहले पढ़ा, जहां हमने देखा कि नाभिक स्नेही पीछे की ओर से कार्बन पर आक्रमण करता है, वहाँ जितना ज़्यादा एल्किल समूह लगे होंगे उतना ही त्रिविमीय बाधा होगी। अतः तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता SN2 अभिक्रिया के लिए सबसे कम है, और मैथिल हैलाइड के लिए जहां कार्बन पर तीनों छोटे परमाणु हाइड्रोजन लगे हैं, वहां नाभिक स्नेही आसानी से कार्बन पर आक्रमण कर पाएगा, इसलिए तृतीयक से द्वितीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता SN2 में अधिक होती है, और उससे अधिक प्राथमिक और सबसे अधिक मैथिल हैलाइड। जबकि SN1 अभिक्रिया में हम देखते हैं मध्यवर्ती कार्बोकेटायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, उतना ही वो हैलाइड SN1 अभिक्रिया के लिए क्रियाशील होगा, क्योंकि तृतीयक हैलाइड के अंदर 3 प्लस I प्रभाव कार्बोकेटायन पर लगते हैं, इसलिए SN1 अभिक्रिया के लिए तृतीयक हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील है, और उससे कम द्वितीयक हैलाइड जहाँ केवल 2 ही प्लस I प्रभाव लगेंगे, उससे कम प्राथमिक हैलाइड जहाँ केवल 1 प्लस I प्रभाव लगेगा, और सबसे कम मैथिल हैलाइड, क्योंकि मैथिल कार्बोधनायन पे तीनों तरफ जब हाइड्रोजन होगा तो कोई प्लस I प्रभाव नहीं है, अतः इसका कार्बोकेटायन सबसे कम स्थायी है, इसलिए SN1 अभिक्रिया के लिए ये सबसे कम क्रियाशील है। एलिलिक तथा बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। इनसे निर्मित कार्बोकेटायन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। वैसे हमने क्या पढ़ा था, SN1 में टर्शरी हैलाइड अधिक क्रियाशील होते हैं, लेकिन ये एलिलिक और बेंजिलिक हैलाइड दोनों प्राथमिक होते हुए भी अधिक क्रियाशील क्यों हैं, क्योंकि इनसे बनने वाला मध्यवर्ती कार्बोकेटायन उसमें अनुनाद के द्वारा स्थायित्व है। यहाँ देखें, ये एलिलिक कार्बोकेटायन दिखाया। यदि ये एलिलिक हैलाइड होता, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो sp3 संकृत कार्बन है, इस पे यदि X होता है तो वो एलिलिक हैलाइड बनता है, और इसी तरह से बेंजीन की रिंग पे पहला जुड़ा हुआ कार्बन जो कि sp3 संकृत है, यदि इस पे X होता है तो ये बेंजिलिक हैलाइड है। इन दोनों हैलाइड के 1 डिग्री होते हुए भी SN1 अभिक्रिया क्यों हो रही है, क्योंकि इनसे जो कार्बोकेटायन बना, हमने जब X को हटाया यहाँ से, इसमें जब X को हटाया तो ये कार्बोकेटायन बना, और इस कार्बोकेटायन के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, संयुग्मन में द्विबंध है। जब भी धनावेश, ऋणावेश, लोन पेयर के संयुग्मन में द्विबंध आ जाए, या 2 द्विबंध आपस में संयुग्मन में हो, तो हमेशा अनुनाद होगा, और इस अनुनाद से क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे फैल रहा है। यहाँ देखें, पॉजिटिव चार्ज इस सिरे से इस सिरे पे आ गया है, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो इस तरह से ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया रेजोनेंस के द्वारा। इसलिए एलिलिक हैलाइड 1 डिग्री हैलाइड होते हुए भी SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील है। इसी प्रकार बेंजिलिक हैलाइड में भी आप देखें, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के कॉन्जुगेशन में यहाँ डबल बॉन्ड है, जो कि रेजोनेंस के द्वारा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज इस जगह आ गया, और आप देख रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल पे रेजोनेंस के द्वारा पॉजिटिव चार्ज फैल रहा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी चार्ज स्पीसीज, अगर उसमें चार्ज का कंसंट्रेशन कम किया जा सके या पूरे मॉलिक्यूल पे फैलाया जा सके, तो आयन का स्थायित्व बढ़ता है। तो इस तरह से एलिलिक कार्बोकेटायन और बेंजिलिक कार्बोकेटायन का स्थायित्व अधिक होने के कारण SN1 अभिक्रिया में ये अधिक क्रियाशील हैं। दोनों क्रिया विधियों, यानी कि SN1 और SN2
हमें दिए हुए एल्किल समूह के लिए हैलाइड RX की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार होता है। अगर हम SN1 या SN2 दोनों ही रिएक्शंस की बात करें और एल्किल समूह समान रखें, एल्किल समूह हमने सब में समान रखा, R रखा, तो दोनों में ही एल्काइल आयोडाइड अधिक क्रियाशील है। क्यों अधिक क्रियाशील है? क्योंकि दोनों में ही कार्बन हैलोजन बंध का विदलन होता है और आयोडीन का साइज़ बड़ा होने के कारण आबंध लंबा है और इसके वियोजन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अतः एल्काइल आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील होंगे। तो क्रियाशीलता का क्रम एल्काइल आयोडाइड अधिक, उससे कम एल्काइल ब्रोमाइड, उससे कम एल्काइल क्लोराइड और सबसे कम क्रियाशील एल्काइल फ्लोराइड, क्योंकि यहाँ आबंध सबसे छोटा और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू को अगर देखते हैं तो SN2 अभिक्रिया में पूर्ण त्रिविम रासायनिक प्रतिलोमन हमने देखा किस तरह से विन्यास का प्रतिपन्न हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। तो SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन्न होता है, जबकि SN1 अभिक्रिया में रेसिमीकरण होता है। रेसिमीकरण का मतलब है हमें दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे बराबर मात्रा में और वो रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त हो रहा है, जबकि SN2 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट आ रहा है। आज की कक्षा में हमने SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधियों के बारे में जाना। इनको अगर हम समराइज करें तो SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, जबकि SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, जबकि SN1 में मध्यवर्ती कार्बधनायन बनता है। अगर अभिक्रिया कोटि की बात करें तो SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि 2 है, जबकि SN1 में अभिक्रिया की कोटि 1 है। नाभिक स्नेही का आक्रमण SN2 में पीछे की ओर से होता है, जबकि SN1 में क्योंकि प्लेनर कार्बोकेटायन बनता है अतः दोनों तरफ से हो सकता है। इसी तरह से क्रियाशीलता की बात करें तो SN2 अभिक्रिया के अंदर प्राथमिक एल्काइल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील और तृतीयक एल्काइल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील, और SN1 अभिक्रिया में तृतीयक एल्काइल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील और प्राथमिक हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं। विन्यास की बात करें तो SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन्न होता है, जबकि SN1 अभिक्रिया में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा। अगर हम विलायक की बात करें तो SN2 अभिक्रिया में नॉन पोलर सॉल्वेंट, जबकि SN1 अभिक्रिया में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। अब मिलेंगे हम अगले भाग में, तब तक